नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी विदेश यात्रा से राहुल गांधी की भारत वापसी की। बात करेंगे राहुल गांधी की मांग पर मोदी सरकार के बड़े ऐलान के। बात करेंगे महागठबंधन के एक्शन से दबाव में आई बीजेपी की। कांग्रेस ने जेपी नड्डा पर दर्ज कराई एफआईआर की। साथ ही जानेंगे क्यों गीता प्रेस है सवालों में। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी मणिपुर को लेकर मुश्किल में आई मोदी सरकार की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी पर मोदी सरकार को घेरा। कहा 30 लाख पद खाली हैं, कुछ भर्तियां करके युवाओं की आंखों में धूल झोंक रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को लगा झटका। बंगाल पंचायत चुनाव में होगी केंद्रीय बलों की नियुक्ति। हाईकोर्ट का फैसला बरकरार। 4 दिन की यात्रा पर अमेरिका रवाना हुए पीएम मोदी। राष्ट्रपति बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन से 22 जून को वॉशिंगटन डीसी में करेंगे मुलाकात। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 159 अंक उछलकर 63,328 पर हुआ बंद। निफ्टी 61 अंकों की तेजी के साथ 18,817 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 21 दिन की विदेश यात्रा के बाद राहुल गांधी भारत लौट आए हैं। राहुल गांधी की इस विदेश यात्रा से बीजेपी के अंदर खलबली मची है। खासतौर पर जब से ये खबर सामने आई है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में और यूरोप में कई बैठकें की हैं और ये बैठकें सत्ता से जुड़े ताकतवर लोगों के साथ हुई है। ऐसे में बीजेपी की बेचैनी समझी जा सकती है। इस बार की राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा बेहद खास रही। अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी के 3 शहरों में कार्यक्रम हुए। सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन की यात्रा की, जिनकी आधिकारिक जानकारी सभी को दी गई। लेकिन बाद में अचानक खबर आई कि राहुल गांधी व्हाइट हाउस भी गए थे और बाइडेन प्रशासन के प्रमुख अधिकारी डोनाल्ड लू के साथ उन्होंने गुप्त मीटिंग भी की। डोनाल्ड लू अमेरिकी विदेश विभाग में दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के असिस्टेंट सेक्रेटरी रहे हैं। डोनाल्ड लू के अलावा राहुल गांधी ने कई सारे थिंक टैंकर्स के साथ चर्चा भी की है, जिससे बीजेपी काफी परेशान है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि राहुल गांधी विदेश में इतना समय क्यों बिताते हैं। खासकर उनकी यात्राओं का एक बड़ा हिस्सा रहस्यमयी है। विदेश एजेंसियों और समूहों के साथ उन्होंने गुप्त बैठकें की है, जो मीडिया में भी आई है। दरअसल ये बैठकें ही बीजेपी को परेशान कर रही है। राहुल गांधी ना तो सांसद है और ना ही पार्टी के किसी पद पर हैं। ऐसे में राहुल गांधी से दुनिया के ताकतवर देशों के नेताओं की मुलाकात, और वो भी सरकार से जुड़े नेताओं से हो रही मुलाकात, बता रही है कि देश में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। राहुल गांधी के अमेरिका में कई कार्यक्रमों के वीडियो बाद में कांग्रेस ने जारी भी किए, लेकिन राहुल किस किस से मिले हैं ये अभी भी रहस्य बना हुआ है और शायद आने वाले समय में इससे पर्दा भी उठेगा, जिसके साथ बीजेपी की परेशानी भी बढ़ेगी। अब राहुल गांधी 23 जून को विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक में शामिल होने पटना जा रही हैं। राहुल के पटना दौरे पर भी पूरे देश की नजरें रहेंगी। वैसे पटना में विपक्षी दलों की बैठक से बीजेपी पहले से ही काफी परेशान दिखाई दे रही है। राहुल की वापसी से कांग्रेस में खुशी है तो वहीं ट्रक ड्राइवर्स भी काफी खुश हैं। ट्रक में लंबे वक्त से एसी केबिन की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक उन्हें राहत नहीं मिली है। मगर जब कांग्रेस नेता ने विदेशी धरती से केंद्र सरकार को आईना दिखाया तो मोदी सरकार झुकती नजर आई। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। ट्रक ड्राइवर खून पसीना बहाकर देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अपना अहम योगदान देते हैं, लेकिन उनकी तकलीफ कोई नहीं समझता। गर्मी में दिनों रात ट्रक चलाते हैं। इन्हीं ट्रक ड्राइवर्स की तकलीफ को समझने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने न सिर्फ ट्रक में सफर किया, बल्कि उन्होंने मोदी सरकार को सच्चाई से सामना करने के लिए जमकर खरी खोटी भी सुनाई थी। इसी का नतीजा है कि अब केंद्र सरकार झुकती नजर आई है और ट्रक ड्राइवर्स के हित में बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि साल 2025 से सभी ट्रकों के केबिनों में अनिवार्य रूप से एयर कंडीशन लगाना होगा, ताकि पसीने से तरबतर होकर रोज 11 से 12 घंटे बिताने वाले उन ड्राइवरों को आराम मिल सके। मुश्किल हालात में काम करना और एक बार की बैठक में लंबी दूरी तय करने की मजबूरी में ड्राइवर अक्सर थक जाते हैं और इस वजह से आए दिन ट्रक एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। नितिन गडकरी की माने तो उन्होंने अधिकारियों के साथ ट्रकों के केबिन में एसी को अनिवार्य रूप से लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि इंडस्ट्री को अपग्रेड करने के लिए 18 महीने का वक्त जरूरी था। गडकरी ने कहा कि मैं मंत्री बनने के बाद ही एसी केबिन पेश करने का इच्छुक था, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहते हुए इसका विरोध किया कि लागत बढ़ जाएगी।
अब मैंने फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं कि सभी ट्रक के केबिन में एसी केबिन होंगे। अब भले ही गडकरी इस फैसले का सारा श्रेय मोदी सरकार को दे रहे हों, लेकिन हर कोई जानता है कि केंद्र सरकार खुद से कुछ नहीं करती। जब विपक्ष आवाज उठाता है तो सरकार डरती है और फिर फैसले लेती है। ट्रक ड्राइवर के हित में लिया गया फैसला भी राहुल के दबाव में ही लिया गया है। राहुल गांधी के दबाव में आई मोदी सरकार, महागठबंधन के दबाव में तो बिहार बीजेपी भी है। महागठबंधन विपक्षी एकता के लिए लगातार सक्रिय है। इस सक्रियता से बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। देखते हैं ये रिपोर्ट। एक तरफ पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की महाबैठक को लेकर जेडीयू समेत कई दलों में भारी उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी एकता की बैठक के घोषणा के बाद बीजेपी बैकफुट पर है। बीजेपी अभी भी एक ही राग अलाप रही है कि विपक्ष पहले ये बताए कि उनका पीएम उम्मीदवार कौन होगा। दूसरी बैठक से पहले पोस्टर के सहारे बीजेपी की घेराबंदी भी तेज हो गई है। बिहार के पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें बीजेपी को खुली चुनौती दी गई है। पोस्टर के जरिए संदेश दिया गया है कि जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार में रोका गया था, ठीक उसी तरीके से देश को भाजपा मुक्त बनाने के लिए विपक्षी जुट रहे हैं। इस बीच आज नीतीश और तेजस्वी यादव को तमिलनाडु जाना था, जहां वो राज्य के सीएम एमके स्टालिन से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन नीतीश कुमार स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के चलते वहां नहीं जा पाए। बाद में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू कोटे से मंत्री संजय झा ने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान तेजस्वी यादव ने सीएम स्टालिन को पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में आमंत्रण दिया, जिसे सीएम स्टालिन ने स्वीकार भी कर लिया है। पटना में होने वाली बैठक में करीब 1.5 दर्जन दलों के नेता शामिल होने वाले हैं। कार्यक्रम को लेकर तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। वहीं बीजेपी में इस बैठक को लेकर साफ तौर पर डर का माहौल भी देखा जा रहा है। इसी कड़ी में अमित शाह ने कहा था कि ये कैसी विपक्षी एकता है, नीतीश कुमार की पार्टी के कितने उम्मीदवार गुजरात में होंगे, इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में विपक्षी एकता का कोई असर नहीं दिखने वाला है। लेकिन अमित शाह की बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तेजस्वी और सीएम स्टालिन की मुलाकात से बीजेपी परेशान है। परेशान तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं। कर्नाटक में बीजेपी की इस बार शर्मनाक हार हुई है। हार के बाद बीजेपी राहुल और कांग्रेस की छवि को धूमिल करने में जुटी है, जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ कानून का सहारा लिया है। कांग्रेस ने जेपी नड्डा सहित बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक में शानदार जीत के बाद कांग्रेस फुल ऑन एक्शन में है। कांग्रेस ने अब बीजेपी को सबक सिखाने के लिए उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी के खिलाफ झूठी और गलत खबरें प्रसारित करना अब बीजेपी नेताओं को भारी पड़ सकता है। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने बीजेपी के सीनियर नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। यह एफआईआर राहुल गांधी के भाषण के वीडियो से जुड़ी है। खड़गे का आरोप है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है और इसको लेकर प्रियांक खड़गे ने बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा, आईटी सेल चीफ अमित मालवीय और चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी जानकारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर दी है। उन्होंने लिखा है, कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी आईटी सेल के नए हमलों से साफ है कि उन्होंने अब हताशा और कपटता की सभी सीमाओं को पार कर दिया है। आईएनसी ने शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज की है और पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए हम इसे अंजाम तक ले जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने बड़े या शक्तिशाली खुद को समझते हैं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वो झूठ फैलाते हैं, उसके लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए। दरअसल प्रियांक खड़गे का आरोप है कि बीजेपी के तीनों पदाधिकारी कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने के लिए झूठी, दुर्भावनापूर्ण और भड़काऊ चीजों को प्रसारित करते हैं। खड़गे ने शिकायत में कहा है कि ये समाज के बीच नफरत को बढ़ावा देने, अपने समर्थकों को उकसाने और भड़काने के मकसद से बयानबाजी करते हैं। प्रियांक खड़गे ने ये शिकायत अमित मालवीय के एक एनिमेशन ट्वीट पर दर्ज कराई है। शिकायत में आगे कहा गया है कि एनिमेशन में राहुल गांधी और कांग्रेस के विचारों के साथ दूसरे नेताओं को राष्ट्र विरोधी तत्वों के तौर पर गलत तरीके से पेश करने के लिए मिमिक्री का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस के इस एक्शन से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित मालवीय की मुश्किलें बढ़ना तय है। कांग्रेस के एक्शन से बीजेपी नेता बैकफुट पर हैं। इधर गीता प्रेस के मुद्दे पर भी मोदी सरकार बैकफुट पर है। गीता प्रेस के 100 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा जाएगा और जैसे ही इस बात की घोषणा हुई, वैसे ही मोदी सरकार
निशाने पर आ गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाया तो महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया है। गोरखपुर की गीता प्रेस को साल 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित होने की घोषणा के बाद से ही इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सवाल उठाते हुए कहा कि गीता प्रेस को गांधी पुरस्कार देने का अर्थ है कि सावरकर और गोडसे का सम्मान। जयराम ने सवाल उठाए तो अब उनके समर्थन में महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी भी सामने आ गए हैं, जिसके बाद एक सवाल हर किसी के जहन में आ रहा है, क्या वाकई में गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करना ठीक रहेगा या फिर यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया गलत फैसला है। आपको बता दें, तुषार गांधी ने कहा है कि जिस संस्था ने कभी गांधी का समर्थन नहीं किया उसको इस तरह का अवार्ड देना गलत है। ये एक तरह से गांधी शांति पुरस्कार का मजाक उड़ाना है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एक कमेटी ने गोरखपुर में मौजूद गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। गीता प्रेस सवालों में है। सवाल तो उद्धव ठाकरे ने भी उठाए हैं। उद्धव ठाकरे और एनसीपी ने आज महाराष्ट्र में विश्व गद्दार दिवस मनाया, क्योंकि एक साल पहले आज ही के दिन 20 जून को महाराष्ट्र में शिवसेना में बगावत हुई थी और इस बगावत के चलते ठाकरे की सरकार गिर गई थी। और इस बगावत के एक साल बाद आज उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तो क्या कहा उद्धव ठाकरे ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में आज शिवसेना और एनसीपी ने विश्व गद्दार दिवस मनाया। शिंदे सरकार ने शिवसेना पर दबाव बनाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया, लेकिन शिव सैनिकों ने कई जगह प्रदर्शन किए। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे दोनों को ही सीधी चुनौती दी। उद्धव ने कहा कि बीएमसी में भ्रष्टाचार हो रहा है, बीएमसी का कार्यकाल समाप्त हो गया है, लेकिन सरकार चुनाव कराने को तैयार नहीं है। हार का डर लग रहा है, इसलिए चुनाव नहीं कराया जा रहा। बीएमसी को गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा है। उद्धव ने एक साल पुरानी बगावत को लेकर शिंदे पर तंज कसा। उन्होंने राहुल गांधी की स्टाइल में कहा कि अगर आपको कोई और बिकाऊ लगता है तो ले जाओ। मैं गद्दारों को कहता हूं कि लिस्ट लेकर आओ, हम भेज देंगे। जो भी बिकना चाहता है वो चला जाए, हम उसे रोकेंगे नहीं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद के कांग्रेस में जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में जो आरएसएस के एजेंट हैं, जो संघ की विचारधारा के करीब हैं, वो पार्टी छोड़ दे। कांग्रेस को आरएसएस की विचारधारा मानने वालों की जरूरत नहीं है। और अब इसी अंदाज में उद्धव ने भी शिंदे के साथ जाने वालों को खुली चुनौती दी है। ठाकरे ने कहा है कि कुछ सांसद विधायक चले गए तो उससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। शिव सैनिक हमारे ही साथ हैं। बीजेपी और शिंदे गुट हमारी फसल ले जा सकते हैं, लेकिन खेत तो अब भी हमारे पास ही है। हम फिर से फसल पैदा करेंगे। हमारे पास शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की ओर से दिए गए जिद, निष्ठा और स्वाभिमान के बीज मौजूद हैं। इस दौरान उद्धव ने केंद्र सरकार के समान नागरिक संहिता को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो भी यूसीसी ला रही हैं, उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे केवल मुसलमानों को परेशानी होगी, बल्कि इससे हिंदुओं को भी दिक्कत होगी। और बुलेटिन के आखिर में बात मणिपुर की। मणिपुर में शांति बहाल करने की कोशिशें कामयाब नहीं हो रही हैं। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बावजूद टकराव की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कुकी समुदाय की सुरक्षा की मांग को लेकर दाखिल एक याचिका पर फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने मणिपुर के हालात के लिए पीएम मोदी की खामोशी पर सवाल खड़े किए हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मणिपुर में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बावजूद टकराव की घटनाएं सामने आ रही है। लगातार मैतेई समुदाय कुकी समुदाय को निशाना बना रहा है। इधर कांग्रेस ने मणिपुर में बदतर हुए हालात के लिए एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कुकी समुदाय की सुरक्षा की मांग को लेकर दाखिल एक याचिका पर फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया। आज मणिपुर में टकराव पर पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया और उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें देश की परवाह नहीं है, उन्हें केवल अपनी कुर्सी की परवाह है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, क्योंकि आपने चुनाव जीतने के लिए यहाँ के समाजों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया, आपने भाइयों को लड़ाया। क्या राजनीति इतने निचले स्तर तक गिर गई है, जिसे समाज की परवाह नहीं है, देश की परवाह नहीं है, मणिपुर की परवाह नहीं है, केवल अपनी कुर्सी की परवाह है? ऐसे लोगों को पद पर एक पल भी रहने का अधिकार नहीं है। सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी, आज मणिपुर और पूरा देश आपसे एक ही बात पूछ रहा है, क्या बीजेपी की राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने समाज को बांटकर एक दूसरे का दुश्मन बना लिया है? क्या आपको मणिपुर और देश की परवाह नहीं है? देश टकराव की आग में जल रहा है।
कांग्रेस की ये टिप्पणी पीएम मोदी के आज सुबह अमेरिका के लिए रवाना होने के बाद आई है। कांग्रेस मणिपुर टकराव पर प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर उनकी आलोचना करती रही है। पूर्वोत्तर राज्य में 3 मई से बवाल मचा है और 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हजारों लोग घर से बेघर हो गए हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।